जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं पेडागोगी मैराथन का पार्ट 2। यदि इसके पहले आपने मैराथन पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के चेकआउट द वीडियोस एंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और ये जो मैं मैराथन ला रहा हूँ आपकी, जो मैंने लगभग 60 को करा चुका हूँ वीडियो, उन्हीं का रिवीजन प्रैक्टिस सेट है ये। तो यदि आपने डिटेल में नहीं देखा है तो फिर ये वीडियो देखने से आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि ऊंचाई और वजन के मामले में रिया की वृद्धि और विकास दर उच्च है। रिया हैव अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों है, इसका हाई रेट है इन द टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट, बट शी डोंट हैव द सेम पेस ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए, सामाजिक और मानसिक गति वैसी नहीं है जैसी उसका वृद्धि हो रही है। तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपने पढ़े होंगे, ये जो दर्शाता है कि वृद्धि और विकास जो है दर एक समान नहीं होती है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। बाकी विकास सतत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत भिन्नता, इन सबको ये जो चीज़ शो नहीं करती, क्योंकि उसकी सिर्फ वृद्धि हो रही है तीव्र गति से, उस गति से उसका विकास मानसिक नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किशोरावस्था में शिक्षक शारीरिक वृद्धि और विकास के निर्माण की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? हाउ कैन वन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिल्डिंग फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस? तो जिम्मेदारी शिक्षक की किस प्रकार से हो जाती है एक किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि विकास के संदर्भ में? तो आपके ऑप्शन है कि मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्रदान करके, मस्तिष्क में भविष्य का ध्यान रखते हुए गहन पेशेवर प्रशिक्षण दे करके, और दूसरा है खेल क्रीड़ा के बारे में जानकारी देके, और फोर्थ है कि वो प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके एक शिक्षक जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास के निर्माण की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा के बारे में सत्य है? ट्रू कौन सा है डेवलपमेंट के संदर्भ में? तो डेवलपमेंट इज अ डिस्क्रीट प्रोसेस, तो ये नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये तो गलत हो गया आपका। विकास एक आयामी प्रक्रिया है, यूनी डायमेंशनल नहीं है, एक आयामी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। विकास का अर्थ बदलाव के साथ वृद्धि, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ विद अ चेंज। तो ग्रोथ विद अ चेंज जब होता है उसे डेवलपमेंट कहते हैं, ये आपको पता है। विकास का अर्थ समय और स्थान में समान रहता है, ये अलग अलग रहता है, आपको पता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चे का द्वितीयक समाजीकरण आपको पता है कब स्टार्ट होता है? जब वह एक फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल में प्रवेश करता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है। तो किस अवस्था में आरंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में शुरू करते हैं? तो जनरली आपको पता होगा कि बच्चे जो हैं प्रारंभ करते हैं स्कूल में जाना। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो शुरू हो गई है 3 से 6 साल की, तो 3 साल के बच्चे जो हैं अब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, जैसे ECC भी नाम दिया गया है। तो ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था का एक पार्ट है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निर्मितवादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग प्रोसेसेस। तो ट्रेन टू एक्वायर स्किल, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण, तो यही है। तो फैसिलिटेटिंग नॉलेज फॉर्मेशन, तो जो नॉलेज ज्ञान निर्माण है उसको आपको सरल बनाना है, किस तरह से, कितने इजी तरीके से आप जो नॉलेज का जो है आप निर्माण कर सकते हैं, फैसिलिटेटिंग नॉलेज फॉर्मेशन। तो वही एक भूमिका है कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में। आप सोच रहे होंगे तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन वो भूमिका एक निर्मितवादी शिक्षण की नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट की नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट में जरूर कोई ना कोई चीज़ नई बन रही होगी, तो यहाँ पे फैसिलिटेटिंग नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्र अध्यापक के बीच किस प्रकार का संबंध अच्छा होता है? तो पिता पुत्र अफसर सेवक, तो ये सही है, मित्र का, एक फ्रेंड का जो रिलेशन है यदि टीचर स्टूडेंट में है तो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है, जो भी उसे दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी विद्यालय की समय सारणी तैयार करते समय आपके मन में कौन से बिंदु होंगे? आप समझ लीजिए कि टाइम टेबल इंचार्ज हैं, आप टाइम टेबल बना रहे हैं, तो आपके मन में क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो आई शेल कीप द मोस्ट सुटेबल पीरियड फॉर माई सेल्फ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अपने लिए आप उसमें सारी चीज़ें रख लें। मेरे मन में सभी शिक्षकों की सुविधा, तो सुविधा से ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, तो मैं बिना किसी पक्षपात के समय सारणी तैयार करूंगा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
कि कौन सी शिक्षण रणनीति गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि, इसका मतलब होता है आपका कि क्वालिटी फीडबैक दिए जाने के बाद छात्रों को स्वयं के अधिगम को बढ़ाने में सबसे अच्छी मदद करेगी। आपका है कि इकाई के अंत में आप अभ्यास कार्य दे रहे हैं, पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं, आप प्रगति का विवरण देते हुए एक लेटर भेज रहे हैं, छात्रों को उनके काम के बारे में शिक्षक के साथ बात करने का समय अवसर प्रदान कर रहे हैं, या फिर आप क्या है कि छात्रों को साथियों से मिलने और काम को नियमित रूप से समय पर ठीक करने के लिए आप कहना। तो अधिगम बढ़ाने में सबसे अच्छी मदद कौन करेगा? तो इसमें था कि फीडबैक दिए जाने के बाद आप छात्रों के अधिगम में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये था कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट, छात्रों को उनके काम के बारे में शिक्षक के साथ बात करने का समय का अवसर प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सा अधिनियम शिक्षा रोजगार बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर, अधिकारों, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर 3 है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पश्च आघात है, इसके लक्षण क्या है? तो आपको पता होगा कि जब कोई बच्चा डरावनी घटना देख लेता है, कोई डर जाता है और बाद में उसको याद आकर के वो चौंक जाता है, वो डरता है, तो वो कहलाता है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो एक घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना जो है, ये है इसके लक्षण है कि वो बचने की कोशिश करता है उस घटना जुड़े लोगों स्थानों से। आगे देखते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र में क्या शामिल है। तो करिकुलम आपने पढ़ा ही होगा कि जो आंतरिक और बाह्य गतिविधियां, ये सभी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये दोनों हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। आंतरिक और बाहरी गतिविधियां जो है, तो विद्यालय में एक वर्ष में आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों का एक अनुभव का योग होता है। तो इस बोथ ऑफ देम इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पाठ्यक्रम विकास निम्नलिखित अनुक्रम का अनुसरण करता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या फॉलो करता है? तो ये अलग अलग ऑप्शन है, तो मैं पहले आंसर बता देता हूँ इसका। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्यों? क्योंकि जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो पहले आवश्यकता का आकलन किया जाता है, नीड, असेसमेंट ऑफ नीड, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर उद्देश्यों का निरूपण होता है, पुस्तकों, अधिगमों, अनुभवों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस और बाद में मूल्यांकन। तो ये चीज़ें जो है आपके पाठ्यक्रम निर्माण जो है का अनुक्रम हो जाता है, पाठ्यक्रम विकास का। आगे देखते हैं। तो शिक्षा की डाल्टन प्रणाली, ये एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली जो है की गई है, किसके द्वारा विकसित की गई है? डेवलप्ड बाय, तो ये है हेलन पारखोस के द्वारा। हेलन पारखोस के द्वारा क्या की गई है? शिक्षा की डाल्टन प्रणाली विकसित की गई है। आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है छात्रों की आवश्यकता आधारित। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अगला हम देख लेते हैं कि रचनात्मक अनुक्रिया देने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना, निम्नलिखित में से अपना उत्तर चुनना है। रचनात्मक अनुक्रिया देने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना, तो ऑप्शन है आपके कि छात्रों की आवश्यकता आधारित सामग्री और अधिगम मानक, कौशल दृष्टिकोण, मूल्यों का विकास, अंतर्निहित चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या व्याख्यान आधारित मॉडल। तो ये इस पे क्या है, आपको बताना है कि क्रिएटिविटी किस में है, रचनात्मक अनुक्रिया किस में है। तो इस क्वेश्चन को बाद में टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। विनेटक का योजना के तहत, तो एक विनेटिका योजना थी, तो उसके अंतर्गत क्या है कि रूढ़िगत शिक्षा जो आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन है उसके लिए कोई जगह नहीं है, पाठ विधि के लिए कोई जगह नहीं है, कक्षा शिक्षण के लिए कोई जगह नहीं है, इनमें से कोई के लिए, तो ये तीनों ही कोई जगह नहीं दी गई ये विनेटिका योजना के तहत। कक्षा शिक्षण पाठगत के लिए और रूढ़िगत स्टीरियोटाइप या कन्वेंशनल एजुकेशन के लिए। आगे देखते हैं कि अधिगम के संबंध में गलत कथन का ज्ञात करना है आपको कि अधिगम से व्यवहार में बदलाव आता है, तो गलत बोलना है, ये तो सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्योन्मुख होता है, जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक होता है, और परिवर्तन जो है अस्थायी होते हैं, ये गलत हो जाएगा कि अधिगम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट होते हैं, जो परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के प्रभावित करता है।
तो छात्र की रुचि जो है, उनका मेंटल हेल्थ, रणनीतियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये चारों चीज़ें जो हैं बालक के सीखने को प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो आपका जो सोशल लर्निंग किसको कहा जाता है? अनुकूलन के माध्यम से सीखना, परीक्षण त्रुटि के माध्यम से, ट्रायल एंड एरर के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से सीखना, या अंतः दृष्टि विधि इंसाइटफुल लर्निंग को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि लर्निंग थ्रू इमिटेशन, अनुकरण के माध्यम से सीखना जो है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है सबसे पहले परिवार में सीखता है, वो उसको प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। उसके बाद वह क्या करता है, स्कूल में सीखता है, उसको द्वितीयक सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। और इन सब चीज़ों में वह अनुकरण करके सीखता है, देख करके उनको फॉलो करके। आगे देखते हैं कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है, कि लर्निंग एक्सपीरियंस, कंसाइज आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट होता है लर्निंग के उद्देश्य जो हैं आपके। तो सबसे अच्छा है, इसका सही सटीक उत्तर हो जाता है इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स। तो अभिप्रेत अधिगम परिणाम जो है, अधिगम के परिणाम जो है अधिगम उद्देश्यों का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, इस चरण के दौरान एक अधिगमकर्ता की सहभागिता निष्क्रिय मानी जाती है। इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम अ लर्नर इज थॉट टू बी पैसिव ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब किस में हम निष्क्रिय मानेंगे? जैसे कोई पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, दृश्य, शाब्दिक या करना। तो इसमें जो होगा शाब्दिक अभिग्रहण। वर्बल रिसीविंग, यदि हम केवल उन्हें लेक्चर दे रहे हैं, वर्बल रिसीविंग कर रहे हैं, तो उनका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो निष्क्रिय रहेगा। जबकि होना कैसा चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। तो इन बाकी 3 चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग को सक्रिय बना सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा अभ्यास सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग है, तो शारीरिक दंड क्या बढ़ावा देगा? नहीं देगा। सहकारी अधिगम वातावरण ये बढ़ावा देगा। सतत मूल्यांकन ये बढ़ावा देगा। लेकिन जो स्थिर स्थिर तुलनात्मक मूल्यांकन जो है ये बढ़ावा नहीं देगा अधिगम को। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अधिगम के प्रभावी होने के लिए लक्ष्यों को किसके संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव द गोल्स मस्ट बी मीनिंगफुल इन द टर्म्स ऑफ शिक्षार्थी की आवश्यकता और उद्देश्य। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी कभी पुरानी चीजें नई चीजों को सीखना सरल बनाती हैं, इसका कारण क्या है? समटाइम्स ओल्ड थिंग्स फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ न्यू थिंग्स, द रीजन क्या है उसका? अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का ट्रांसफर होता है। जो पुरानी चीजें हमारा पुराने अनुभवों हैं उनको हम नए अनुभवों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी के द्वारा सीखते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आगे देखते हैं, कौन सा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है दैट अफेक्ट लर्निंग। तो अधिगम का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? जेंडर जो है, डिफरेंस, मैच्योरेशन, फिजिकल, ये साइकोलॉजिकल नहीं है आपके। बाकी जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है ये आपकी क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे आप एस्पिरेंट क्यों कहते हैं? जैसे आप केवी की तैयारी कर रहे हैं, आपको केवी एस्पिरेंट क्यों कहते हैं? कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट मतलब आपको एक चाह है करने की, आकांक्षा है, एस्पिरेशन, और ये क्या है? ये अधिगम को प्रभावित करती है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं आप लोग बुक्स के द्वारा, क्वेश्चंस के द्वारा, कॉन्सेप्ट को, तो वो आपके अधिगम को प्रभावित करती है। वो क्या चीज़? लेवल ऑफ एस्पिरेशन। आपका जो लेवल जो होगा एस्पिरेशन का ज़्यादा है, तो बहुत जल्द ही आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, तो ये तय बात है। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक क्या है। तो मुख्य निर्धारक जो है मूल, विश्वास, सिद्धांत, संस्कृति। जो कल्चर है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग का मुख्य जो है डिटर्मिनेंट है, निर्धारक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो शैशवावस्था में विकास अधिक और बाल्यावस्था में कम होता है। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो यह फिर से उच्च हो जाता है। तो यह जो शामिल विकासात्मक सिद्धांत है, यह डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, वो क्या है? वो क्या बताता है कि सभी चरणों में विकास जो है एक समान नहीं होता, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, निरंतरता या अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। तो इसमें जो बताया गया है इस संदर्भ में कि विकास जो है सभी चरणों में एक समान नहीं होता है, उसका हर एक अवस्था में विकास जो है वो अलग अलग गति से होता है, अलग अलग रेट से होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भौतिक कारक क्या है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं? तो फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, वो क्या है? वातावरण जिसमें वह बढ़ता है, उसके संबंधी साधन है या धार्मिक अनुष्ठान है। तो फिजिकल कारक में आपका इन्वायरमेंट आ जाता है जिसमें वह बड़ा होता है,
वो प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति के विकास को। आगे देखते हैं, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू है। क्या करना? एस्टेब्लिश फाउंडेशन फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ बाय डेवलपिंग रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड इज द प्राइम एस्पेक्ट ऑफ द स्टेज। तो जो दुनिया के साथ संबंध का विकसित करता है वो शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या स्कूली आयु में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पूर्व बाल्यावस्था। आपको पता होगा पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो विद्यालय जाना शुरू करता है जब वो 3 साल का हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में, आंगनवाड़ी में या फिर स्कूलों में। तो ये जो इसी का सही उत्तर ये हो जाएगा कि इसी एज में वो क्या है, विद्यालय जाता है, सामाजिक जीवन के लिए संबंध स्थापित करता है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सामाजिक रूप से स्वीकृत मूल्यों को विकसित करके जो अ पर्सन हु अटेंड अ गुड पर्सनालिटी बाय डेवलपिंग सोशली एक्सेप्टेड वैल्यूज, तो वो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि उसका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास अच्छे से हुआ है। तो ये उसके नैतिक विकास को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस अवस्था को पहचान की अवस्था कहा जाता है। तो स्टेज ऑफ आइडेंटिटी किसे कहा जाता है? एडल्टहुड, लेट चाइल्डहुड, अर्ली या फिर एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था को पहचान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि 12 से 18 की एज में बच्चे जो होते हैं वो स्वयं की पहचान स्थापित करना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि इस जीवन में उनकी पहचान स्वयं उनके नाम से हो। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो शिशु होते हैं, एक चाइल्ड होता है, सबसे पहले चीज़ों को उंगलियों से पकड़ता है, उसके बाद हाथ का उपयोग करता है। पहले वो हाथ का उपयोग करता है, फिर वो अपनी उंगलियों पे कमांड करना शुरू करता है। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है ये क्या शो करता है कि इंटरेक्शन तो शो नहीं कर रहा है, ये ना यूनिफॉर्म पैटर्न शो कर रहा है, ना ही शो कर रहा है कि कम्युलेटिव, ये शो कर रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। पहले उसने अपने हाथ पे सीखा काबू करना, कंट्रोल करना, उसके बाद वो उंगलियों पर कंट्रोल उसका आ गया बच्चे का। आगे देखते हैं, वह पहलू जो किसी व्यक्ति की वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है। तो यदि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है तो वो उसकी किसको? मैच्योरेशन, उसकी परिपक्वता को शो करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं, बच्चे के केंद्र से परिधि की ओर विकास यदि हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समीप, दूराभिमुख या प्रॉक्सी मोडिस्टल। ये सिद्धांत है केंद्र से परिधि की ओर का। एक और सिद्धांत है विकास का, टॉप टू बॉटम, या इसको सेफलोकॉडल कहते हैं, कि सर से पैर की ओर। इसको मस्त शीर्षाभिमुख या फिर मस्तकोभिमुख कह भी कहते हैं। तो ये जो है दूसरा सिद्धांत है। यदि आएगी टॉप टू बॉटम जो है वो क्या है? वो सेफलोकॉडल है। ये क्या है? समीप टू दूराभिमुख, मतलब बच्चे के पहले केंद्र का विकास होता है फिर उसके बाकी अंगों का विकास होता है, ये सिद्धांत बताता है। बढ़ते हैं, एक बच्चे की वृद्धि किसको संदर्भित करती है? तो वृद्धि हमेशा उसके आपके गुणात्मक नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी होता, मात्रात्मक होता तो सही हो जाता। एकात्मकता, पर्याप्त पोषण, यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन या फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, या तो यहाँ फिजिकल होगा या फिजियोलॉजिकल होगा। तो शारीरिक परिवर्तन को शो करता है किसी बच्चे की वृद्धि। आगे देखते हैं, विकास के बारे में महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? अबाउट डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्ट दिया हुआ है कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पाद है, यही इसका सही उत्तर है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये एक परिणाम होता है वातावरण और आनुवंशिकता का। उपचारात्मक कार्यक्रम निम्न को ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। प्रत्येक छात्र के सामर्थ्य और कमजोरी। तो ईच स्टूडेंट के लिए, तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रत्येक छात्र की सामर्थ्य और कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक रेमेडियल प्रोग्राम। आपको पता होगा जब असेसमेंट किया जाता है उसमें बच्चे की कमजोरियां और स्ट्रेंथ पता चल जाती है, तो उनके लिए हम अलग से क्लासेस लगाते हैं और उस क्लास के लिए अलग से एक आप तैयार करते हैं स्टडी मटेरियल। उसके लिए क्या आप उनका स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे, कमजोरी भी चेक करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करवाएंगे? पूरी रेमेडियल प्रोग्राम, रेमेडियल क्लासेस करवाते हैं। शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने में सुविधा कैसे दे सकते हैं? कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है तो आप लेक्चर देंगे या फिर आप कॉम्पिटिटिव इवेंट्स आयोजित करवाएंगे। तो सबसे सही है इसका अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके, अपॉर्चुनिटी प्रदान करके, प्रोवाइड करा के, एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन के लिए, ये सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने छात्रों के व्यवहार को देखने के लिए शिक्षक स्वयं द्वारा खेले जाने वाले खेल में स्वयं एक खिलाड़ी के रूप में शामिल होता है। बच्चों के साथ आप खेलना शुरुआत करते हैं, एक टीचर
किसको, व्यवहार को ऑब्जर्व करने के लिए। तो किस प्रकार का ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याख्यान विधि जो है लेक्चर मेथड है, कुछ उसके क्या हैं, उसके कॉन्स हैं, कुछ उसके अवगुण हैं, तो किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं। तो अवधि बढ़ा करके तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत करके ये हो सकता है। आप ऑडियो विजुअल ऐड यूज कर सकते हैं। अनुशासन सुनिश्चित करके, तो अनुशासन कैसे सुनिश्चित होगा, जब इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो अनुशासन सुनिश्चित करने का तरीका होता है, अनुशासन अपने आप नहीं सुनिश्चित होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अध्ययन का कौन सा तरीका है जो प्रतिभागियों को एक गतिविधि में संलिप्त करता है, एक पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी करवाता है और उन्हें समीक्षात्मक रूप से, समीक्षा करना मतलब उनकी कमियां और लाभ जो है दोनों देखना, गतिविधि पर परावर्तित होने, उपयोगी ज्ञान का अध्ययन करवाने में सहायता करता है। तो इस लर्निंग को क्या कहते हैं, इसको आप अनुभव परक लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक है। आगे देखते हैं, शिक्षण की परियोजना शिक्षा पद्धति किससे जुड़ी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, ये जॉन डीवी ने दिया है। आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन था, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार के अधिगम में व्यक्तिगत जवाबदेही देखी जाती है। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी किस में रहती है, किस प्रकार के अधिगम में, तो ये कहलाता है आपका कोऑपरेटिव, जिसमें एक एक व्यक्ति कॉपरेशन करता है, बच्चे करते हैं, उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही इसमें रहती है। दूसरों से कुछ भी उम्मीद किए बिना, आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और मानकों को आप प्राप्त कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को प्राप्त कर रहे हैं पढ़ाई के, तो ये कौन सा सुदृढ़ीकरण या रेनफोर्समेंट है, इसको आप आत्म या सेल्फ रेनफोर्समेंट कहेंगे। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं, जब पहले से सीखा गया वर्तमान में अधिग्रहित किए जा रहे कार्य के प्रतिधारण को प्रभावित करता है। करेंटली टास्क को प्रभावित करता है आपका पिछला सीखा हुआ टास्क, तो इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्व व्यापी प्रभाव कहते हैं, सक्रिय प्रभाव कहते हैं, प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन, तो सक्रिय अवरोध है ये, कैसा, सक्रिय अवरोध है इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, अनुभव, अधिगम के अनुभव जो शिक्षार्थियों को एक प्रतिनिधि अनुभव प्रदान करते हैं, प्रतिनिधिक। तो लर्निंग एक्सपीरियंस है जो वेरियस एक्सपीरियंस टू लर्नर प्रदान करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके डिस्प्ले बोर्ड, फिल्म और क्लिप। क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड जब होगा वो उसे देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, विजुलाइज भी कर पाएंगे, रियल व्यू देख पाएंगे, तो ये जो है आपके बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे ये चीज़ें। आगे देखते हैं, प्रतिवर्तिता की अवधारणा का अभाव पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ही क्वेश्चन आते हैं इसके। जो 4 अवस्थाएं हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो प्रतिवर्तिता, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू द स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल, तो इसका सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 6 साल तक चलती है। इसमें जो है प्रतिवर्तिता या पहले किए गए काम को जो रिपीट करना, उसका अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चों के लिए अकेले रहना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ये जो आपका वाइगोत्स्की का है, जेओपीडी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में पहली वस्तु क्या है। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, तो बंडूरा के अनुसार जो है अधिगम की पहली वस्तु है वो है अटेंशन या फिर ध्यान। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी बजाने पर लार आने की अनुबंधित प्रक्रिया का धीरे धीरे लुप्त होना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पियाजे की, इसकी पावलोव की आपने पढ़ी होगी। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे लुप्त होना जो है वो आपका परिसमाप्ति या एक्सटेंशन कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ब्रूनर के अनुदेशन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ब्रूनर ने अनुदेशन का सिद्धांत दिया है या फिर थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया है, किसने, ब्रूनर ने, तो इसके लिए इससे संबंधित नहीं है। तो इस पे बताना है कि जो अनुदेशन का या इंस्ट्रक्शन थ्योरी है, इसमें आपकी तत्परता, कंटेंट कंस्ट्रक्शन, सीरियल ऑर्डर ये है, लेकिन जो विश्लेषण है वो ब्रूनर के अनुदेशन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है।
आगे देखते हैं तत्परता का नियम जो है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये जो तीनों नियम है निम्नलिखित अधिगम सिद्धांत का परिणाम है। ये आपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी होगी, ये इसी का परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत जो है, ये तत्परता का नियम, अभ्यास का जो नियम है, प्रभाव का नियम, इस सिद्धांत का परिणाम है। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी का परिणाम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि ऑपरेंड थ्योरी मॉडल इनमें से किससे संबंधित है। तो ऑपरेंड जो मॉडल है वो बीएफ स्किनर से संबंधित है। स्किनर ने दिया हुआ है ऑपरेंड मॉडल अधिगम का। कोहलरबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता की अवस्था के दौरान बच्चे नैतिक व्यवहार का कारण क्या है। तो कोहलरबर्ग के अकॉर्डिंग जो है, रीजन फॉर मोरल बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। तो वो क्या है कि आपका इसका जो सही उत्तर है वो है स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना। ये क्या है, नैतिक व्यवहार का कारण है कि हम जो नैतिक व्यवहार कर रहे हैं उन्हें समाज एक्सेप्टेबल करे और दूसरों द्वारा निंदा से बचना, वो हम बचे निंदा से, इसीलिए जो है बच्चा नैतिक व्यवहार करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तो कॉर्ल रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत है। ये सारे साइकोलॉजिस्ट के लिए क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक वाले क्वेश्चन है, तो ये सारे फैक्चुअली होंगे मोस्टली आपके। तो कॉर्ल रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत जो है, कौन सा थियरी दी है आपने, कॉर्ल रोजर्स ने। तो इन्होंने जो थियरी दी थी वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। तो याद कर लेना, कॉर्ल रोजर्स द्वारा एक्सपीरियंशियल या प्रायोगिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया गया है। आगे देखते हैं गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म ब्रूनर ने अनुदेशन का सिद्धांत दिया है, आपने जस्ट अभी ऊपर देखा है। वाइगोत्स्की का ये नहीं है, तो ये यही हो जाएगा। वाइगोत्स्की का क्रिया प्रसूत नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल डेल्डिंग जो है, जो आपकी है, ये आपकी स्किनर की है, आपने क्रिया प्रसूत देखा होगा, सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया है, ये गलत हो जाएगा आपका। कॉर्ल रोजर्स वो है आपकी लर्निंग एक्सपीरियंशियल, ये अभी आपने देखा है। मॉस्लो का हिरार्की ऑफ नीड्स, ये ठीक है। तो कौन सा गलत था आपका, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। आगे देखते हैं भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर लिखना। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो आपने देखा होगा सिद्धांत LSRW का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो सबसे लास्ट में राइटिंग है, वही सबसे जो मुश्किल हो जाता है आपका। तो लिखना जो है भाषा कौशल में सबसे मुश्किल है, क्योंकि बोलना तो आसान है, क्योंकि वो वातावरण के प्रभाव में बोलना सीख ही लेता है बच्चा। जब एक शिक्षक ऐसा कार्य निर्धारित करता है जो छात्र की वर्तमान क्षमता से ऊपर होता है, तो वो आपके क्रिएट कम्युनिकेशन बैरियर, वो आपके संचार में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई हम ऐसी चीज़ सिखाएंगे जो उनकी क्षमताओं से बढ़ कर के है, तो ज़रूर वो बैरियर एक बनेगा उनकी लर्निंग में। आगे देखते हैं कि कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो ये मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ कि पियाजे कहते हैं कि विचार जो है जन्म लेता है, पहले जन्म लेता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, थ्रो इमर्स फर्स्ट थॉट इमर्स फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। देखते हैं कि जो बच्चे मानवीय संपर्क से अलग रहकर बड़े होते हैं, अक्सर लंबे समय के लिए भाषा की कमी नजर आती है, जो शायद ही कभी दूर हो। तो ये जो है भाषा का कौन सा विकास है, ये पर्यावरण है का प्रभाव है बच्चे की भाषा पर, कि वो बच्चा जब मानवीय संपर्क से दूर रहेगा तो उसकी भाषा जो है, भाषा में कमी रहेगी, भाषाई विकास में। तो ये एनवायरमेंटल जो है इफेक्ट आपका कहलाएगा उसके विकास में। ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है कि किस आयु में बच्चे जो है अपनी भाषा विकसित करता है। तो ये आप ऑप्शन कमेंट में ज़रूर इसको बता दीजिए। इतना आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट में करिए। आगे देखते हैं कि नीलोफर कक्षा 4 का बहुत ही आज्ञाकारी छात्रा है। वह कार्यक्रमों में हिस्सा लेना पसंद करती है, भाषणों में सक्रिय रूप से भाग लेती है, भाषण शुरू करती है तो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में असमर्थ है। कई बार वो शब्दों को दोहराती है, जिससे बोलने में कठिनाई होती है। तो शब्दों को दोहराना जो है कठिनाई हो रही है, तो अपूर्ण भाषण है, विकृत है, आत्मकेंद्रित, ये ब्रोकन स्पीच कहलाएगी, आपका खंडित भाषण है, इसको कहा जाएगा। आगे देखते हैं जब बच्चे भाषा प्राप्त करते हैं तो उनको क्या सीखने की जरूरत होती है। when what do children need to learn when they acquire a language। तो भाषा बोलने में आत्मविश्वास, संचार कौशल, स्वर विज्ञान, शब्दकोश, व्याकरण, व्यवहारिकता, भाषा से, तो इसका सबसे सही हो जाएगा आपका
कम्युनिकेशन स्किल इन द लैंग्वेज। ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस माह की उम्र के बीच ज़्यादातर बच्चे जो हैं बोलते समय छोटे छोटे वाक्यों में जोड़ना शुरू कर देते हैं, वाक्यों में छोटे छोटे जोड़ना शुरू कर देते हैं? 18 से 24, 24 से 30, 30 36 या 12 से 18? तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 से 24। आपने देखा होगा जब 1 से 1.5 साल के बच्चे होते हैं और 2 साल के, वो जो होते हैं थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, वाक्य छोटे वाक्यों में जोड़ना शुरू कर देते हैं शब्दों को। आगे देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषण जो है कैसा रहता है उनका स्पीच, यदि वो देते हैं मिडिल चाइल्डहुड, आपकी मिडिल चाइल्डहुड, आप उसको 9 से 11 वर्ष कह सकते हैं, आपकी मिडिल चाइल्डहुड है। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक सोशलाइज्ड की जगह पे ईगो सेंट्रिक ज़्यादा रहता है, अहं केंद्रित ज़्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं, चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है। ये ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का परिणाम है। तो इसे क्या कहा जाता है? आप इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कह सकते हैं, भाषा अधिग्रहण डिवाइस कह सकते हैं इसे आप। 19 साल का बच्चा जो है रत्नेश कक्षा में दुर्व्यवहार करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अभिभावकों को सूचित करे, सजा देना चाहिए, समझाना तो काउंसिल करना चाहिए। ये तो 19 नहीं होगा, शायद 11 होगा। 19 साल का बच्चा जनरली पढ़ेगा नहीं स्कूल में, वो कॉलेज में पहुंच चुका होगा, इसका 11 ही होगा। मान लीजिए 19 भी है तो भी आप उसे काउंसिल ही करेंगे, समझाना चाहिए उसे। बाकी चीज़ें करने से आप बाद में यदि आप समझ नहीं रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभिभावक को सूचित कर सकते हैं। दूसरा कार्य हो सकता है अपने जो हेड हैं, स्कूल हेड, उनको सूचित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में दुर्व्यवहार करने वाले अशांत छात्रों के लिए समूह को सही तरीके से निर्धारित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? एक पूरा ग्रुप जो है मिसबिहेव कर रहा है, उसको सही करना है आपको, तो क्या करेंगे? तो दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों को अलग करेंगे ताकि वे कक्षा में बाकी छात्रों को परेशान नहीं करें। दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों को सहकर्मी के प्रभाव जो है अच्छा व्यवहार करने वाले छात्रों के निकट बैठा लेंगे। ठीक और करने जल्दी बदलने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे, समाधान खोजेंगे, यही आप करेंगे। कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, चेंज द मिसबिहेवियर इटसेल्फ प्रीसियसली एंड क्विकली, ये सही हो जाएगा। क्योंकि आप किसी दूसरे के निकट बनाएंगे, क्योंकि पूरा ग्रुप परेशान कर रहा है ना, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो फिर आप दूसरी जगह बैठा लेंगे तो भी वो वैसा ही करेंगे। आगे देखते हैं, शिक्षक के कार्यों के अध्ययन के अनुसार एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा प्रबंधन योजना को परिभाषित करने, लागू करने के लिए महत्वपूर्ण समय क्या होता है? कौन सा समय पूछा गया है? कक्षा प्रबंधन योजना को लागू करना और उसे आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तो समय क्या होगा? तो विद्यालय वर्ष के कुछ दिन पहले या रिपोर्ट कार्ड आने के बाद प्रत्येक ग्रेडिंग अवधि के दौरान एक कक्षा की संरचना स्थिर होने पर विद्यालय के दूसरे सप्ताह के दौरान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय वर्ष, मतलब जब स्कूल आपका शुरू होने वाला होता है, अगला सत्र जो है उसके कुछ दिन पहले ही आप ये जो क्या करेंगे, उसके लागू करने के बारे में और उसको आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचेंगे, जो कक्षा प्रबंधन क्लास मैनेजमेंट जो प्लान होता है आपका। अगला देखते हैं, आप उस छात्र को किस प्रकार रोकेंगे जो शरारती है और नशीला पदार्थ लेता है? आपका बहुत वो शरारती है और क्या करता है, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस लेता है। दंड देंगे तो दंड देना तो है नहीं है, बीमारियों के बारे में बताएंगे और उसके बाद उसे सिखाएंगे। बिल्कुल ये हो सकता है, आप डिसीजेस के बारे में आप उन्हें अवेयर कराएं कि क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं, और उसके बाद उन्हें आप सिखाएंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सा आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है? एग्जिबिट्स अ बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर बट टीचर स्टिल स्ट्रगल टू मेंटेन इट। बट शिक्षक अभी भी बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो पर्याप्त कक्षा वातावरण और आदेशात्मक प्रतिबंधात्मक अधिगम वातावरण, व्यवस्थित रूप से सीखने के माहौल को सक्षम बनाना, या बेकार कक्षा वातावरण। तो ये जो है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पर्याप्त कक्षा का वातावरण, एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं, अगले बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कक्षा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होता है? यदि कक्षा में क्लास मैनेजमेंट मान लीजिए गड़बड़ है, आपका सही नहीं है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? उसका जो टीचर होगा, क्लास टीचर को माना जाएगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं कि गतिविधियों निर्देशों को व्यवस्थित करने के लिए, जो एक्टिविटीज इंस्ट्रक्शंस है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक हैप्पी प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, उसको क्या जाना जाता है, किसके रूप में?
तो ये आपका एक क्लासरूम मैनेजमेंट के रूप में जाना जाएगा, कक्षा प्रबंधन माना जाएगा इसको। आगे देखते हैं, कक्षा में गति बनाए रखने के लिए वह कौन सी अच्छी गतिविधि है जो शिक्षक कर सकते हैं। एक आप मोमेंटम बनाए रखना है क्लास में बिना किसी ऐसा ब्रेक के, ताकि कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस चलती रहे क्लास में। तो आप क्या करेंगे, तो ब्रेक प्रदान करने के लिए कार्य संलग्नता को उच्च बनाए रखना, चारों ओर घूमना, कार्य व्यस्तता को कम करते हुए, यही सही है। आप बाई आइसोलेटिंग पोटेंशियल थंब ट्रबल मेकर फॉर अ रेस्ट ऑफ क्लास, तो रुकावट और सुस्ती होने से बचने के लिए कार्य व्यवस्था को कम करते हुए, कार्य व्यवस्था को कम करना, व्यस्तता को। आगे देखते हैं, कक्षा में गति बनाए रखने के लिए कौन सी गतिविधियां जो शिक्षक कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो ही चुका है। आगे देखते हैं, कक्षा में चीज़ों के गलत होने का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता है। मान लीजिए क्लास में कुछ आप पढ़ाने गए, चीज़ें गलत हो रही हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं बच्चे, है ना, क्लास आपकी एक्टिविटी काम नहीं कर रही जो आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या कारण नहीं है उसका। बाहरी गड़बड़ी हो सकती है, अनियंत्रित होना, ये नहीं हो सकता। छात्र का स्कूल ना आना, जब विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा है तो आपकी कक्षा में चीज़ें गलत है मान लीजिए, नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन के द्वारा ये प्रमोट करने की कोशिश की गई है कि कक्षा में छात्र ना ही आए, स्कूल ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं यदि कक्षा में चीज़ें गड़बड़ी हो रही हैं, तो उस गड़बड़ी को सुधारना है, ना कि छात्रों को ये कहना है कि विद्यालय ना आए। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक समान पहलू है जो बच्चों के लिए शारीरिक असुविधा है। तो फिजिकल इनकन्वीनियंस क्या है बच्चों के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो विद्यालय स्टाफ की देखभाल, विद्यालय उपलब्धता में निकटता, सुसज्जित शौचालय, अत्यधिक भारी बैग, ये कहा गया है। ओवर बर्डनड स्कूल बैग है, ये आपके एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि ये एक शारीरिक असुविधा है बच्चों के लिए। एनसीईआरटी द्वारा अभिकल्पित किए गए शिक्षा प्रोग्राम के पीछे उद्देश्य क्या है। एक एनसीटीई द्वारा एक प्रोग्राम बनाया गया था, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, महिला शिक्षकों की व्यक्तिगत जरूरतें पूरा करना, शिक्षक के नियोजित समन्वित विकास को प्राप्त करना, मानकों के सुधार के लिए सरकार की सहायता, या विशेष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि शिक्षक के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना, टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर। इसीलिए ये जो क्या है, एक शिक्षा प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म यदि जान लेते हैं, एनसीटी का नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र हैं, 151 स्टूडेंट्स हैं। तो आरटी 2009, ये तो जस्ट अभी मैंने इसके पहले अपलोड किया है वीडियो, जस्ट तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं इसको नहीं बताता हूँ क्योंकि आपने इसके पहले वीडियो अच्छे से समझा होगा। मैंने आरटी को बहुत डिटेल में बताया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो है आपका इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है, किसके परिप्रेक्ष्य में योजनाबद्ध है। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रोग्राम है, मुक्त विद्यालय है, विशेष शिक्षा प्रोग्राम है, या ई लर्निंग शिक्षा प्रोग्राम है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, रिपोर्ट जो है प्रबुद्ध और मानव समाज की ओर, टुवर्ड्स एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, ये किसके द्वारा जानी जाती है। इसको आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी से रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एनईपी और 1986 है वो लाई गई थी। यदि बात करें एनईपी जो 2020 है वो किसकी रिपोर्ट है, तो वो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है एनईपी 2020 लाई गई थी, 1986 आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर। आगे देखते हैं, 1986 एनईपी की अवधारणा जो है वो किस पर बल देती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था, नवोदय विद्यालय सीखने का न्यू एमएलएम, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एमएलएम जो है मल्टी लेवल ऑफ लर्निंग, वो 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया था। ये जबकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में अभी पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंट का। तो ये जो सभी है ऑल ऑफ दीज, ये 1986 की अवधारणा में ये तीनों जो है शामिल थे, एनईपी 1986 में। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको आरटी में बताया है कि 6वीं से 8वीं तक के लिए जो लर्निंग आवर्स कितने होने चाहिए, इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितने होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1000 घंटे होने चाहिए 6 to 8 तक के लिए, और प्राइमरी के लिए आपके 800 घंटे होने चाहिए लर्निंग के। यदि दिन की बात करें तो इनके दिन होंगे 220 दिन, और इनके दिन होंगे
कितने दिन आपका स्कूल लगेगा, वो है 200 दिन होनी चाहिए आपकी लर्निंग। तो आपका 1000 घंटे इसका सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक मध्याह्न भोजन योजना शुरू करी है। तो ये सिद्धांत किसका समर्थन करता है ये? तो आपको बताना है, ये जो समर्थन है आपका बिहेवियर इज, ये ह्यूमनिस्टिक आपका सिद्धांत है, मानवतावादी की। उसी नज़रिए आप एक मध्याह्न भोजन योजना शुरू कर रहे हैं कि बच्चे जो है, गांव के बच्चे थोड़ा आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, भूखे पेट आते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकता है काम में जाते हों, तो यदि मिड डे मील की व्यवस्था की जाएगी तो बच्चे खाएंगे भी, उनका पोषण आहार भी मिलेगा, साथ में वो लर्निंग भी वहाँ पर करेंगे। आगे देखते हैं कि किस पाठ्यचर्या कार्यक्रम जो है एनसीएफ जो है के सामान्य कोर के रूप में 10+2 और +3 की तरह एक सामान्य शैक्षणिक संरचना का उल्लेख किया गया है। तो 10+2+3 की जो है एक चर्चा की गई है, वो कोठारी आयोग है, 1964 में आया था, और इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी कमीशन को। तो इन्होंने जो है शैक्षणिक संरचना का उल्लेख किया गया था। और अभी आपको पता है अभी कैसी शैक्षणिक संरचना है, 5+3+3+4 का मॉडल, जो NEP 2020 में मेंशन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्व शिक्षा अभियान जो है का मुख्य उद्देश्य किस शिक्षा को किसको यूनिवर्सलाइज करना है, किस तरह की शिक्षा को? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विस्तार शिक्षा या फिर प्रारंभिक शिक्षा? तो जो सर्व शिक्षा अभियान में उनने एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है यूनिवर्सलाइज करने की उद्देश्य जो है रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान में। ये आपको पता, सर्व शिक्षा अभियान 2002 में आया था, तो ये आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आईसीटी जो है भारतीय ग्रामीण स्कूलों में गति हासिल नहीं कर पाई। जो ग्रामीण स्कूलों में अभी तक एक मोमेंटम नहीं मिल पाया, उसका कारण क्या हो सकता है? कि बिजली नहीं रहती है, आईसीटी अनुकूल मानसिकता नहीं है, महंगा उद्यम है, जटिल। तो महंगा, आईसीटी एक जो है एक कॉस्टली अफेयर है, महंगा है, इसका जो सारा सामान आता है। आप यदि गांव के स्कूलों में देखिए आप, प्रोजेक्टर, एलसीडी, कंप्यूटर, ये महंगे उपकरण होते हैं थोड़ा सा, इसलिए ये गांव में अभी एक मोमेंटम नहीं मिल पाया है, एक इंटरेस्ट कम दिखाई देता है गांव में आईसीटी के यूज़ के लिए। शिक्षा में आईसीटी के उद्देश्य क्या है? आईसीटी यूज़ का छात्रों को अट्रैक्ट करना, रोचक बनाना, यही, या परिणामों को सबसे जो सटीक है यही है कि आकर्षित करना है लेकिन रोचक बनाना है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है रोचक बनाने का? कि ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, ताकि लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलें बच्चों के। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करते हुए आविष्कारशील सोच के लिए भविष्य के कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है आईसीटी के लिए? तो एडेप्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी या रिस्क टेकिंग जो है। तो आपको बताना है उपयुक्त आविष्कारशील सोच के लिए आपकी कैसी सोच होनी चाहिए? आपकी जो है इन्वेंटिंग थिंकिंग के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? आपको इन्वेंटिंग थिंकिंग रखनी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक इन्वेंटिव थिंकिंग रखते हैं खोज, तो उसमें जो बाकी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शब्द जो है किसके लिए? इन्वेंटिंग थिंकिंग के लिए, इन्वेंटिव थिंकिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। निजी विद्युत यंत्रों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और सामग्री अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से बहुसामग्री का अधिगम। तो लर्निंग अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट थ्रू सोशल कॉन्टेक्स्ट इंटरेक्शन यूजिंग पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आप पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब सीधा सीधा आप एक मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो वो जो क्या कहलाएगी आपकी? टीम लर्निंग कहलाएगी, कोऑपरेटिव। इसको एम लर्निंग जो है, ये आज के संदर्भ में ज़्यादा फेमस वर्ड है। एम लर्निंग को आपको मोबाइल लर्निंग भी कहा गया है, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि आईसीटी का उपयोग करने के लिए कौन सी हानियां हो सकती हैं? तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो ये कोई हानि तो है नहीं है। प्राइवेसी थेफ्ट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये तो कोई हानि नहीं है। तो आईसीटी का उपयोग करते हुए कौन सी हानियां हो सकती हैं? तो गोपनीयता की चोरी, तो ऐसा कुछ हम पढ़ा नहीं रहे जिसमें गोपनीयता की चोरी हो सकती है, लेकिन कई बार ये रहता है कि आईसीटी में आप कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रहे हैं बच्चों को, और कई बार मान लीजिए ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो गोपनीयता की चोरी वहाँ पर हो सकती है। साहित्यिक चोरी ये कहलाता है, आप कुछ कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं, किसी ने दूसरे ने वही कंटेंट यूज़ कर लिया, तो ये एक साहित्यिक चोरी। तो 2 और 4 जो है इसका सही उत्तर हो, ये 2 और 4 जिस ऑप्शन में होगा, सेकंड जो है ऑप्शन इसमें है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सा शब्द डिज़ाइन के लिए डिजिटल
शिक्षण के वातावरण से संबंधित है, तो रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग से है, डिज़ाइन से नहीं है। डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा शब्द है? तो ई विद्वान है, ई आचार्य है, ई कल्प है या ई यंत्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ई कल्प है। ये एक पहल है नेशनल एजुकेशन मिशन के अंतर्गत MHRD की, जिसका नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो ये ई कल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ICT के संबंध में कौन सा सही है, करेक्ट बताना है ICT के लिए। तो ICT का फुल फॉर्म, ICT इज एब्रीविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोलेबरेटिव नहीं है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो पी तो गलत हो गया पहला क्वेश्चन जो है। ICT का प्रभाव पहुंच लोगों तक बहुत सीमित या बिल्कुल नहीं, पहुंच वाले लोगों के बीच का अंतर है, जैसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। बिल्कुल, ये से डिजिटल डिवाइड कहा जाता है कि जिनके पास बिल्कुल नहीं पहुंच है और जिनके पास बहुत ICT का यूज अच्छे से कर रहे हैं, उनके बीच का जो अंतर है डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो केवल क्यू जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। आगे देखते हैं कि कौन सा क्रम सही ढंग से उनकी शिक्षा में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी समर्थन विकास को दर्शाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट को दर्शाता है। तो जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं टीचिंग के हमारे मेथड, उसको हमें बताना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता है कि सबसे बाद में ऑनलाइन विधि आई है परीक्षा की, तो यही टीचिंग की, तो सबसे सही यही हो जाएगा कि टेक्स्ट बुक पहला मेथड है, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, शिक्षण सामग्री, फिर मॉड्यूलर सामग्री, उसके बाद ऑनलाइन विधि। ये जो है एक एवोल्यूशन हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एजुकेशन में। आगे देखिए, देखते हैं व्यक्तिगत शिक्षण का एक प्रकार है। तो इंडिविजुअल लर्निंग क्या है? प्रोजेक्ट वर्क में तो ग्रुप रहता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेमिनार, तो ये कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है, ये इसको आप व्यक्तिगत लर्निंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी इससे आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, एक अवधि अंत पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है जो प्रवृत्ति से आलोचनात्मक है, जजमेंटल है। तो आपको पता है ये समेटिव एवेल्यूएशन कहलाता है। और वो जो टेस्ट होते हैं जो सिर्फ प्रोग्रेस चेक करने के लिए, वो फॉर्मेटिव होते हैं, वो रचनात्मक होते हैं। यदि आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली इन एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्जाम्पल होता है समेटिव एवेल्यूएशन का, जहाँ पर आप मार्क्स फेल या पास देखते हैं। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि स्वयं के शिक्षकों द्वारा। ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, अपने ज्ञान के स्तर की वास्तविकता के बारे में जानेंगे। दूसरा, अन्यायपूर्ण आंशिक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, अधिक आत्मविश्वास विकसित करें। यही सही है, ज्ञान के स्तर की वास्तविकता के बारे में जानेंगे कौन? बच्चे। जनरली क्या होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है वही कॉपियाँ चेक करता है, तो उसके दिमाग में पहले से एक थिंकिंग क्रिएट हो जाती है कि ये बच्चा होशियार है, तो अपने आप उसके, आप बिना ऑप्शन पढ़े, आप आंसर पढ़े, आप कई बार चेक करने लगते हैं, सही उत्तर देने लगते हैं, जो कि एक गलत है। और ऐसा यदि आप दूसरे टीचर चेक करेंगे तभी आप अपने ज्ञान की वास्तविकता जानेंगे। तो नो द रियलिटी ऑफ देयर नॉलेज, देयर का मतलब बच्चों के नॉलेज से रिलेशन है यहाँ पर। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन ऑफ असेसमेंट? रीजन क्या होना चाहिए? कि बच्चों को अलग करने, लेबल करना, लेबलिंग तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार, ये हो सकता है। यह जानने के लिए कि बच्चे समय समय के साथ सीखने में क्या बदलाव, प्रगति होती है। और बच्चों की सामर्थ्य, ताकत, चुनौतीपूर्ण पर चर्चा करना। तो 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है सही उत्तर नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको लगातार हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। और इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल जो सतीश KVN है, इसकी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ताकि आप ज्वाइन करके आप इस PDF को ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।